हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हैं। तो उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, लोअर एंड हायर प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं उन्हें हम लोअर प्लांट्स कहते हैं, और जो इवोल्यूशन में ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, जिनका वैस्कुलर सिस्टम होगा या फिर उनका डेवलपमेंट जो अच्छे से हो चुका है, उनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, सो इन दोनों प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में और हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हम इसका डिटेल में जो स्टडी है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस बिगिन टुडेस चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, सो सबसे पहले जो है, अगर हमें ये चैप्टर अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या है। ओके, सो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स, नए ऑफस्प्रिंग्स ये प्रोड्यूस करने का ये प्रोसेस है। ओके, सो और ये जो है खुद की जो स्पेसीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसका नंबर बढ़ाने के लिए ये एक ज़रिया है। ओके, इसको कहते हैं इट इज़ अ मीन्स ऑफ सेल्फ परपेचुएशन। सेल्फ परपेचुएशन है जिससे क्या होता है कि अगर कोई एक स्पेसीज़ है तो उसका जो नंबर होता है, स्पेसीज़ का नंबर, वो बढ़ता है, जिससे उनकी जो कंटिन्यूटी होती है लाइफ की वो बढ़ती है, वो जारी रहती है। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज़। ओके, दैट इज़, और उसको कहते हैं कि टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सेल्फ परपेचुएशन। अब ये जो है, कोई भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि उसकी जो स्पेसीज़ है, जिस स्पेसीज़ में वो है, फिश हो, फ्रॉग हो, लायन हो, टाइगर हो, ह्यूमन बींग्स हो, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज़। ओके, लाइफ की कंटिन्यूटी आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए वो जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और उनकी लाइफ में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है रिप्रोडक्शन। ओके, सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये तो हमें पता है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हर एक ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है उसका अपना एक खुद का एक पर्टिकुलर मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। ओके, और जनरली वो दो कैटेगरीज में आता है, जैसे हमें पता है, एक होता है उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, इट इज़ कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, सो इन दोनों जो वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है, ऑपोजिट टर्म्स है ये। एपोमिक्सिस, ओके, एपो इज विदाउट मिक्सिंग, ओके, जिसमें दो गैमेट्स मिक्स नहीं होते हैं, एक ही गैमेट होता है, उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फी मीन्स बोथ, हम जैसे बोलते हैं ना एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी आते हैं, बोथ, दे लिव इन बोथ द कंडीशंस। सो वैसे ही हम यहाँ कहते हैं एम्फीमिक्सिस, मतलब इसमें दोनों भी जो गैमेट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, इसलिए उनको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये जो दोनों टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। ओके, सो उनमें जो है क्या डिफरेंसेस है। ओके, सो डिफरेंसेस हम देखेंगे। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, इसमें जो है 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, इसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन जो बायसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बायसेक्सुअल फ्लावर या बायसेक्सुअल प्लांट क्या होता है। बायसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है कि जिसमें दोनों भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होता है, उनमें गायनेशियम भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो ऐसे जो प्लांट्स या फिर ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको बायसेक्सुअल कहते हैं। उसमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब मेल और फीमेल ऐसे नहीं होते, उसमें एक ही फ्लावर में दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो
उनमें ये थोड़ा सा दो पेरेंट्स नहीं होते, उसमें एक ही फ्लावर होता है, उसमें ही दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो एक एक्सेप्शन है। सो जनरली फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसमें दो पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं और इसमें जो है सिर्फ एक ही पेरेंट हमें लगता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें एक स्टेप होता है, वो होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस गैमेट्स तैयार करते हैं और फिर बाद में उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होते भी नहीं है। अगर गैमेट्स ही फॉर्म नहीं होते तो उनका फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं आता है। सो देयर इज नो फ्यूजन, नो फॉर्मेशन एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड पॉइंट में देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दीज आर नॉट सिमिलर टू द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं। ओके, हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह अपने पिताजी के जैसे भी नहीं होते और उनके अपने माताजी के जैसे भी नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स, दोनों के कैरेक्टर्स उसमें क्या होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। ओके, सो वो पूरी तरह से फादर की तरह भी नहीं होता है और पूरी तरह से मदर की तरह भी नहीं होता है। ठीक है, सो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस दीज आर नॉट सिमिलर टू पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट है, उसी से ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। सो द ऑफस्प्रिंग दीज आर सिमिलर टू पेरेंट्स, पूरी तरह पेरेंट्स की तरह ये ऑफस्प्रिंग होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनमें एक कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने का एक कॉमन मेथड है, कॉमन जरिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो लोअर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स है उनमें अभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है क्योंकि उनमें ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए जो लोअर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरह डेवलप नहीं हो चुके होते हैं उनमें अभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमें देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इट इज़ लेस रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो दो पेरेंट्स से वो आते हैं उनमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जो ऑफस्प्रिंग जो तैयार होता है उसको तैयार होने के लिए काफ़ी समय लगता है, देर लगती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक ही गैमेट है या फिर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। सो ये जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का वो काफ़ी रैपिड होता है। आगे हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है वो देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये कितने फास्ट या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा जल्दी इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स से हमें गैमेट्स मिलते हैं, बराबर है। ये हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनसे हमें गैमेट्स मिलते हैं। ओके, सो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, M1 होता है, M2 होता है और फिर ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो मियोसिस टेक्स प्लेस और मियोसिस ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, उनमें सिर्फ माइटोसिस होता है और मियोसिस वहाँ पर होता नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो है इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली वेरिएबल ऑफस्प्रिंग्स। ये जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो उनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से काफ़ी अलग होते हैं। काफ़ी मतलब 50% उनको आते हैं फ्रॉम फादर साइड और 50% आते हैं मदर साइड। ओके, सो 50% अप्रोक्सीमेटली डिफरेंसेस उनमें होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होने वाला ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है और उसे हम कहते हैं क्लोन। उसको हम कहते हैं क्लोन, विच इज़ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ओके, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल जो है हम अभी
दोनों देखेंगे अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने वाले हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने वाले हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ओके, सो इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मैंने पहले ही कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। वहाँ पर किसी भी तरह के गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, गैमेट्स ही फॉर्म नहीं होते तो उनके फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो जो प्रोजेनी आती है, जो प्रोजेनी तैयार होती है, जिनको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, प्रोजेनी मतलब आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है उनको प्रोजेनी कहते हैं। सो द प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, ठीक है। सो मैंने अभी भी कहा था कि जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्लोन्स, उनको हम क्लोन्स कहते हैं। और क्लोन्स तैयार होते हैं थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी, नेवर, क्लोन्स कभी भी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। सो हम अभी देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या मेथड्स हम यूज़ करते हैं, कौन से मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग जो मोड्स है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना खुद का रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले जो है वो होता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स जिसको हम कहते हैं टुकड़े करना। ओके, जो टुकड़े होते हैं उनसे नया ऑफस्प्रिंग अभी हम तैयार होने वाला है, ठीक है। अभी उसका एग्जांपल जो हमारे पास है वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एल्गी है, हमें पता है। ओके, सो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, फ्रैगमेंट्स में वो ब्रेक हो सकते हैं, और ये जो फ्रैगमेंट्स है वो एक अलग इंडिविजुअल के रूप में तैयार हो सकता है। ओके, सपोज उनके पास एक अलगी है, उसका यहाँ पर एक फ्रैगमेंट हो गया, यहाँ पर एक फ्रैगमेंट हो गया, सो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, एक अलग स्पाइरोगायरा तैयार हो जाएगा, ये एक अलग स्पाइरोगायरा तैयार हो जाएगा, और ये एक अलग स्पाइरोगायरा तैयार हो जाएगा। सो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन, ब्रेकिंग से जो है उनके जो ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो भी सेल होगा या फिर उनकी जो बॉडी होगी उसमें उसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, और ये जो फ्रैगमेंट्स है वो नए इंडिविजुअल्स करके पहचाने जाएंगे। एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन जो है वो हमें फंजाई में भी देखने को मिलता है। फंजाई में जो हाइफी होती है या फिर उसको माइसिलियम बोलते हैं, वो भी जो फ्रैगमेंटेशन से तैयार होते हैं नए फंजाई, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ फ्रैगमेंटेशन। दूसरा जो भी एक तरीका है वो है बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका जो है वो है बडिंग। मोस्ट कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एग्जांपल है यूनिसेल्युलर ईस्ट, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईस्ट, देखिए। ओके, सो ये जो ओरिजिनल प्लांट है, मदर सेल है, उसके ऊपर ऐसे एक आउटग्रोथ आता है। मैं अलग कलर से उसको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक अलग एक आउटग्रोथ आता है, उसके ऊपर और एक आउटग्रोथ और एक आउटग्रोथ, ठीक है। सो यहाँ से वो ब्रेक हो जाता है, गिर जाता है, और ये अलग तीन ये भी ब्रेक हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, और ये अलग अलग ईस्ट के रूप में पहचाने जाते हैं, ठीक है। सो वन और मोर स्मॉल आउटग्रोथ्स दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये अलग अलग आउटग्रोथ्स 2 हो सकते हैं, 3, 4 हो सकते हैं, ये होते हैं। ओके, और ये जो है पेरेंटल सेल्स से तैयार होते हैं। सो ये जो भी आउटग्रोथ्स होते हैं उनको हम बर्ड्स कहते हैं, बर्ड। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड, उनको हम कहते हैं बर्ड, ठीक है। अब इसमें ये एक सवाल आता है, ये है यूनिसेल्युलर। ये जो बर्ड है इसके अंदर ये न्यूक्लियस जो हमें येलो कलर का दिख रहा है वो कहाँ से आता है फिर? ओके, तो होता यूँ है बच्चों कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये पेरेंट सेल का, ये जो मदर सेल है ये पेरेंट सेल है, ओरिजिनल सेल बोल सकते हैं उसको हम। ये भी डिवाइड होता है, ये भी क्या होता है, ये डिवाइड होता है और ये माइग्रेट होता है दूसरे सेल में। ये भी डिवाइड होता है, आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। सो जैसे ही बर्ड बढ़ते जाएंगे, बर्ड का साइज बढ़ता जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, गिर जाएंगे ओरिजिनल मदर प्लांट से, और वो नए
इंडिविजुअल्स, नए ईस्ट को ये जन्म देंगे। यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, किसी तरह के गैमेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ओके। तीसरा जो और एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स तैयार होते हैं जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। ये जो होता है जनरली अलगी और फंजाई में स्पोर्स से हमें ये अलग तरह के जो कि ये होते हैं अलगी और फंजाई, ये हमें सेक्सुअली तैयार होते हैं। ठीक है, ये आपने काफ़ी बार ये फंजाई देखा होगा, ऐसे होता है। ओके, और इसमें जो भी काफ़ी स्पोर्स ऐसे होते हैं। सो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ह्यूमिड कंडीशन जहाँ पर होता है वहाँ पर वो गिर जाते हैं और यहाँ पर एक अलग फिर जो भी ये होता है फंजा होता है ये तैयार होता है। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं कभी कभी मोटाइल होते हैं, कभी कभी नॉन मोटाइल होते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं वो यहाँ से गिर के ज़मीन पर आएंगे, यहाँ पर अगर फेवरेबल कंडीशन है, मॉइस्ट कंडीशन है तो ये ग्रो हो जाएंगे और नया फंजाई जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, सो ऐसे जो है वो होता है स्पोर्स में। क्लैमिडोमोनास जो है, ये हमें यहाँ पर क्लैमिडोमोनास दिख रहा है, देखिए क्लैमिडोमोनास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है थ्रू दीज जूस्पोर्स। जूस्पोर्स, जू मीन्स एनिमल, स्पोर्स। ओके, सो यहाँ पर जो है ये जूस्पोर्स है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो जूस्पोर्स है दीज आर मोटाइल, ये मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकते हैं, इसलिए उनको मोटाइल जूस्पोर्स कहते हैं। और ये आगे जाके ये एक अलग क्लैमिडोमोनास बनाएगा, ये एक अलग क्लैमिडोमोनास करके पहचाना जाएगा। सो इसके अंदर जो भी क्लैमिडोमोनास है वो एक अलग अलग क्लैमिडोमोनास करके पहचाने जाएंगे। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज क्लैमिडोमोनास। लोअर फंजाई में जो है ये जो मोटाइल जूस्पोर्स है वो जो होते हैं तैयार होते हैं, और जो हायर फंजाई होते हैं उनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। सो याद रखना कि जो भी लोअर फंजाई है उनमें मोटाइल जूस्पोर्स और हायर फंजाई में नॉन मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं। उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया, इनको अलग अलग नाम है इनके स्पोर्स के लिए, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया। चौथा जो एक टाइप है, मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज़ बाइनरी फिजन। उसको हम कहते रहे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेल्युलर एल्गी हो गई, अमीबा हो गया। इनमें जनरली हमें ये जो बाइनरी फिजन होता है ये देखने को मिलता है। इसमें जो होता है पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन, दो अलग अलग वर्ड से देखिए, आपको फ्यूजन पता है, फ्यूजन में ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों का फ्यूजन हो गया और एक सेल बन गया। फिजन किसको कहते हैं? एक सेल है उसको ब्रेक कर दिया और ये दो अलग अलग सेल हो गए, फिजन, ऑपोजिट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो इसमें जो है पैरामीशियम का एक एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। पैरामीशियम में जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, वेयर एज यूग्लिना में हमें लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन ये देखने को मिलता है। सो दो अलग अलग तरह के बाइनरी फ्यूजन होते हैं। पैरामीशियम जिसको हम स्लीपर शेप पैरामीशियम बोलते हैं, यूग्लिना भी होता है। सो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है, याद रखना ये बच्चों ये, और यूग्लिना जो है ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें। ठीक है, अमीबा जो होता है उसमें सेल डिवीजन के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन इधर होता है। ठीक है, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं। दूसरे जो अलग अलग मेथड है वो है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया तैयार करके जो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसका एक अच्छा एग्जांपल जो है वो है पेनिसिलियम। दूसरा जो है जेम्यूल फॉर्मेशन, जो स्पॉन्जेस होते हैं, किंगडम एनिमलिया में हम पढ़ चुके हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें जो जेम्यूल्स तैयार होते हैं और इन जेम्यूल्स की सहायता से ये जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमने देखा कि ये नेचुरल वेज है,
ये जो है ये सब नेचुरल मेथड से कि जिससे हम ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब भी किसी प्लांट का जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है कोई नया प्लांट बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसमें जो है जनरली प्लांट्स में हम देखते हैं प्लांट्स जो होते हैं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ। ये वेजिटेटिव पार्ट है। और फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर तो फ्लावर नहीं है, यहाँ पर एक तो हम रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं या फिर लीफ ले सकते हैं। इनकी मदद से जो है प्लांट्स जो होते हैं लोअर प्लांट्स ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शुरू में हमने देखा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल वेज, सिंपल मेथड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो है लोअर प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स वो तैयार करते हैं। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स में जो होता है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसे बोलते हैं। ओके, इसका मेन रीज़न है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज़ वेजिटेटिव पार्ट लेके उसका प्रोपेगेशन किया है। प्रोपेगेशन करना इज़ टू मल्टीप्लाई करना। ओके, सो एज इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे मैंने कहा रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा या फिर बर्ड होगा। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोपगेशन है प्लांट का मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हैं। ओके, अब ये जो पार्ट हम लेते हैं जो जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, यानी कि रूट हो गया, स्टेम है, लीव्स हो गया या फिर बर्ड से, इनके अंदर एक सफिशेंट अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में रिजर्व फूड होना चाहिए और उनमें कम से कम एक ग्रोइंग पॉइंट जो है वो होना चाहिए। उसी समय अगर ये दो चीज़ें हो गई, उसके अंदर अगर रिजर्व फूड है और ग्रोइंग पॉइंट है तो ही वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लायक होगा, या नहीं तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मल्टीप्लिकेशन प्लांट्स के अंदर वो नहीं कर पाएगा। सो ये दो कंडीशंस है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने कहा दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल तरीके से और दूसरा होता है आर्टिफिशियल तरीके से। सो एक एक करके हम देखेंगे। नेचुरल वेज, नेचुरल मीन्स से हम कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं। नेचुरल प्रोपगेशन में जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि किसी प्लांट का हमने कोई पोर्शन ले लिया, जैसे कि रूट है, स्टेम है या फिर लीफ है, वो वहाँ से गिर जाता है। अगर किसी प्लांट का रूट गिर गया है, डिटैच हो गया है उससे, किसी प्लांट की स्टेम नेचुरल, या इसमें ह्यूमन बींग्स का किसी एनिमल का कोई भी उसमें हाथ नहीं होना चाहिए। लीफ है कोई, अगर लीफ गिर जाती है, डिटैच हो जाती है और उस पोर्शन से, उस प्रोपैग्यूल से अगर कोई नया प्लांट तैयार होता है तो उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और मैंने कहा कि उस केस में ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, और उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो उसको जो है उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यही प्रोपगेशन जो है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स, उसको हम कह सकते हैं, अलग एक मेथड है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसको कौन प्रैक्टिस करता है? गार्डनर्स जो होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, वो प्लांट्स को जल्दी से बढ़ने के लिए, उसमें जल्दी से लीव्स आने के लिए, जल्दी से उसमें फ्लावर्स आने के लिए, बर्ड्स आने के लिए, ये जो है जो गार्डनर्स, माली जो होते हैं, माली वो होते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, फूलों और पत्तों का जो काम करते हैं उनको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। क्विक प्रोडक्शन, नए प्लांट्स को जल्दी से बनाने के लिए जो है वो आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं, और उसमें वो ऐसे
प्लांट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिनमें कुछ खूबियाँ हो, जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनमें, जो 2 वैरायटीज़ है उनमें कुछ अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, कटिंग एक मेथड है कि जो हम आर्टिफिशियल मेथड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बडिंग, तीसरा है लेयरिंग, फिर ग्राफ्टिंग। ये अलग अलग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दौरान। ठीक है, सो अब इसमें जो है ये जो आर्टिफिशियल मेथड्स है वो देखते हैं हम कौन से हैं और वो कैसे किए जाते हैं। ओके, सो इसमें जो होता है एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में जो होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो किया जाता है उसमें फ्रेश स्टॉक ऑफ प्लांट्स यूज़ किया जाता है। जो भी प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं वो फ्रेश प्लांट्स होने चाहिए, अच्छे तरोताज़ा प्लांट पार्ट उसमें होने चाहिए। वो जो प्लांट है उसमें अच्छे ग्रीन लीव्स होने चाहिए, अच्छे बर्ड्स होने चाहिए, रूट सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, वो प्लांट ओवरऑल हेल्दी होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फ्रेश स्टॉक। ओके, सो आर्टिफिशियल मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो क्यों किया जाता है? सो वो जो है वो हमें डिज़ायर्ड वैरायटीज़, अगर हमें कोई प्लांट अच्छा लगता है, कोई पौधा अच्छा लगता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उस वक्त हम उसको प्रोपगेट करेंगे, बढ़ाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो जैसी रिक्वायरमेंट होती है हमारी ह्यूमन बींग्स की, सो उस हिसाब से ये जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसमें जो भी ज़रूरी चेंजेस उसमें करने हैं, उसमें कटिंग करनी है, उसमें बडिंग करनी है, उसमें ग्राफ्टिंग करनी है, जो भी करना होता है वो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट लोग जो होते हैं वो अच्छे से इसको करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें अलग अलग मेथड से, पहला जो है मैंने कहा है वो है कटिंग। ओके, कटिंग मेथड जो है, कट करते उसको स्मॉल पीसेस जो है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के स्मॉल पीसेस किए जाते हैं। ओके, ऐसा पार्ट लिया जाता है उसमें एक से ज़्यादा बर्ड, उसको जो हम कली बोलते हैं, कली। ओके, सो ये जो कली होती है वो उस पार्ट में होनी चाहिए। ओके, तो ही उसको हम कटिंग के लिए इसको ले सकते हैं। ठीक है, अलग और दूसरा एक मेथड है। ओके, अब ये जो कटिंग है उसमें देखिए रूट कटिंग कर सकते हैं हम, रूट के कटिंग्स लगा के हम पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखिए, एप्पल है, टैमरिंड है, ब्लैकबेरी है, टैमरिंड मतलब इमली। ओके, ब्लैकबेरी है, लेमन, स्वीट पोटैटो, गुआवा, ये सब रूट कटिंग से ही ये जो पौधे होते हैं उनको ग्रो किया जाता है। दूसरा है स्टेम कटिंग, शुगर केन आपको पता है जिसको हम मराठी में बेना बोलते हैं। ओके, ये जो बेना होता है वो प्लांट का स्टेम का पार्ट होता है शुगर केन का, और उसको हम सॉइल में दबा देते हैं और उसको, अब ये जो बेना होता है वो स्टेम में हमें पता है उसमें आँख होती है, आँख। ओके, बड़ बोलते हैं उसको, बड़ होना चाहिए तो ही वो जो स्टेम होती है वो उससे शुगर केन तैयार हो सकता है। स्टेम कटिंग में आपको रोज़ भी पता है, गुलाब जो होता है, चाइना रोज़ मतलब आपका ये जो हिबिस्कस है, फिर कॉलियस, दुरांटा, बोगनविलिया मतलब अपना जो पिंक कलर का जो कागज़ जैसे फूल होता है ना, उसको बोगनविलिया बोलते हैं। लीफ कटिंग होता है, ब्रायोफाइलम आपने पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में, सेंसिविरिया, पेप्रोमिया, ये जो है ये लीफ कटिंग से जो है वो हम अलग अलग आर्टिफिशियली जो है वेजिटेटिव मेथड से जो है ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है, इसमें जो है 2 अच्छी वैरायटीज़ ली जाती है, उनके दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, ऐसे तरह से ज्वाइन किया जाता है कि वो अच्छी तरह से यूनाइट होंगे, एक साथ होंगे। ओके, और वो आगे भी बढ़ते रहेंगे, ग्रो करेंगे, ऐसे उनको एकदम बराबर से मैच किया जाता है। देखिए, रोज़ में ग्राफ्टिंग करते हैं हम, कलम करते हैं ना उसको। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये दोनों पार्ट्स को हम क्या करते हैं, एक साथ उसको जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें अब 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक जो पार्ट होता है, अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है वो ज़मीन में है, सॉइल में है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्टॉक।
उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। सो एक से ज़्यादा अगर बड़ है तो उसको जो है इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, मैं ये बड़ा करता हूँ, देखिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम आपको जो है ये बड़ यहाँ पर लगाया है। ठीक है, ये जो होता है इसको बोलते हैं सायन। जो पार्ट हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं हम सायन, और जो पार्ट सॉइल के अंदर है उसको बोलते हैं हम स्टॉक। ये एमसीक्यू में जनरली पूछा जाने वाला सवाल है, पूछा जाता है इसके बारे में। ओके, ठीक है। सो इसमें जो है दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ऐसे पार्ट होता है जो एक प्लांट का होता है, जो सॉइल में होता है। ये पूरा पार्ट जो है सॉइल में है, इसके उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और जो अलग से हम पार्ट लगाने वाले हैं दूसरे प्लांट का, कलम जो करने वाले हैं, उसको बोलते हैं सायन। याद रखना है इसको। ओके, एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है ये। ठीक है, ओके। फिर आता है बडिंग, और एक मेथड है जिसको हम बडिंग बोलते हैं। सो ये जो है उसको हम बर्ड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक बर्ड जो होता है वो स्टॉक में ज्वाइन किया जाता है, एक बर्ड स्टॉक में ज्वाइन किया जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसमें बर्ड ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पर दे सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर एक बर्ड है, उसको ग्राफ्ट किया है इस स्टॉक पे। ये स्टॉक है और यहाँ पर उसका ग्राफ्टिंग जो है किया हुआ है। ठीक है, पहले ऐसे इसको छीलते हैं और उसके अंदर जो है जो बर्ड होता है उसको ग्राफ्ट करते, उसको डालते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स से में एप्पल है, पियर है, रोज़ है, ये भी याद रखने हैं, पूछे जाते हैं कि बडिंग कौन से इसमें किया जाता है। ठीक है, बाद में और एक मेथड है आर्टिफिशियल मेथड है, जिससे हम प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं वेजिटेटिवली। वो होता है टिश्यू कल्चर। हम सबको पता है टिश्यू कल्चर क्या होता है। सो टिश्यू कल्चर जो है एक आर्टिफिशियल मेथड है। उसमें जो है किसी भी प्लांट का एक छोटा टिश्यू लिया जाता है और उसको आर्टिफिशियल मीडियम जो होता है, जो हमारे सॉइल का कॉम्पोजिशन होता है, सॉइल में आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, वो जो होता है नाइट्रोजन है, वो सब उस आर्टिफिशियल मीडियम में डाला जाता है और प्लांट का कोई भी छोटा सा हिस्सा लिया जाता है। समझो ऐसी बॉटल है और इस बॉटल में जो है हमने ये मीडिया डाला हुआ है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एक छोटा सा प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो इसमें लगा देंगे। ठीक है, ये खूब बढ़ेगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब छोटा, हमने काफ़ी छोटा पार्ट लिया है प्लांट का, प्रोपगेशन मतलब मल्टीप्लाई। सो छोटे से छोटे पार्ट से हम इसको मिलियंस ऑफ कॉपीज़ हम इसके बना सकते हैं। सो ये टिश्यू कल्चर भी एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं यूजिंग ओनली अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सो इसमें जो है सबसे पहले ये काफ़ी इजी होता है और ये चीप होता है, सस्ता होता है, ज़्यादा पैसे हमें इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, बनाना होगा, शुगर केन, पाइनएप्पल, ये कैश क्रॉप है और ये जो फ्रूट क्रॉप्स है इनसे हम काफ़ी ज़्यादा पैसे जो फार्मर होता है वो कमा सकता है। ओके, इसमें जो होता है, ये जो बनाना, शुगर केन, पाइनएप्पल हमने जो बोला है, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय दिस मेथड। सिर्फ इसी मेथड से जो है वो बन सकते हैं। ओके, इसका एक रीज़न ऐसा है कि बनाना होगा, शुगर केन, पाइनएप्पल, इसके वायबल सीड्स तैयार नहीं होते हैं। ओके, हमने कभी देखा नहीं है कि शुगर केन के सीड्स हमने लगाए हैं और उससे शुगर केन ग्रो हो गया है। बनाना के हमने सीड्स लगाए हैं और बनाना ग्रो हो गया है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सो ये जो प्लांट्स है उनमें एक पिक्यूलरिटी होती है, खासियत होती है कि वो वायबल सीड्स नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनका कोई भी एक पार्ट, रूट, स्टेम या फिर लीफ जिसमें बड़ होगा, उससे वो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इसमें जो तैयार होने वाले ऑफस्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जिनको हम क्लोन्स बोलते हैं। सो जो जीन्स वो पेरेंट में होगा वही टोटली 100% जीन्स वो ऑफस्प्रिंग में होंगे, सेम जीन्स होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो ग्राफ्टिंग और बडिंग जो मेथड्स होते हैं जो हॉर्टिकल्चरिस्ट जनरली यूज़ करते हैं, उनसे जो है हमें वो जो क्रॉप होगा या फिर वो प्लांट होगा उसकी ईल्ड, उसका जो भी उत्पन्न होगा वो बढ़ाने के लिए हमें उसकी मदद होगी। ठीक है, बाय ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसको मैंने टिश्यू कल्चर कहा था, इट इज़ अ वेरी रैपिड मेथड फॉर प्रोपोगेशन। बहुत ही जल्दी हम मिलियंस ऑफ कॉपीज़, मिलियंस ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन यूज़ करके। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड जो है वो यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है उससे क्या होता है, जो हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए किसी प्लांट के, जैसे उसमें अगर किसी भी तरह का डिसीज़ नहीं आता होगा, ओके, वो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट में हम वो कैरेक्टर, डिज़ायर्ड कैरेक्टर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बर्ड यहाँ से निकाला जा रहा है, ये जो बर्ड है, ये प्लांट में डिसीज़ नहीं होता है, और ये जो प्लांट है स्टॉक बोलते हैं, इसमें अगर डिसीज़ है, हम क्या करेंगे, ये डिसीज़ रेजिस्टेंट वाला जो बर्ड है वो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर उसको ग्राफ्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि ये जो बर्ड है जिसमें डिसीज़ रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये पूरे प्लांट में आ जाएगी। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उसमें क्या आ जाएंगे, ये पूरे जो है वो उसमें, वो प्लांट में इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो ये सब जो है, ये सब पूरा सिग्निफिकेंस है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इस लेक्चर में हम यही रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स का तो नहीं देखेंगे, उसके लिए हम अलग चैप्टर देखेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर प्लांट्स है उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम अगले लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहना, और अगले लेक्चर में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।